प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी पहलवान की ढोलक का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको लेखक का परिचय दे देना चाहता हूँ। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 4 मार्च 1921 को बिहार के पूर्णिया जिले अब अररिया के औराही हिंगना में हुआ था। इन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया और 1950 में नेपाली जनता को राजशाही दमन से मुक्ति दिलाने के लिए भरपूर योगदान दिया। इनकी साहित्य साधना व राष्ट्रीय भावना को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री से अलंकृत किया। 11 अप्रैल 1977 को पटना में इनका देहावसान हो गया। फणीश्वर नाथ रेणु मुख्यतः आंचलिक उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं। अपने ग्रामांचल को लेकर इन्होंने उपन्यास लिखे और इनके प्रतिनिधि कहानियों में पहलवान की ढोलक का भी अपना एक विशिष्ट स्थान है। जहाँ तक रचनाओं का संबंध है, इन्होंने उपन्यास, मैलांचल, परिकथा, दीर्घ तपा, कितने चौराहे, कहानी संग्रह, ठुमरी, अगिनखोर, आदिम रात्रि की महक, एक श्रावणी दोपहरी की धूम, संस्मरण है इनका ऋणजल, धनजल, वन तुलसी की गंध, श्रुत अश्रुत पूर्व और रिपोर्टाज है नेपाली क्रांति कथा। तो जहाँ तक आंचलिकता की बात है, आपको पता होना चाहिए कि आंचलिकता में हमारे ग्रामीण बोलचाल की भाषा आ जाती है, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की सभ्यता, ये सब जो है आंचलिकता में समाई रहती है। लोकगीत, लोकोक्ति, लोक संस्कृति, लोकभाषा एवं लोकनायक की ये जो अवधारणा फणीश्वर नाथ रेणु ने प्रारंभ की थी, इसमें इन्होंने बारी भरकम चीज या नायक की जगह अंचल को ही नायक बना डाला था। उनकी रचनाओं में अंचल कच्चे और अनगढ़ रूप में ही आता है, इसलिए उनका ये अंचल एक तरफ सस्य श्यामल है तो दूसरी तरफ धूल भरा और मैला भी। आज़ादी मिलने के बाद भारत में जब सारा विकास शहरों में केंद्रित होता जा रहा था, तो ऐसे में रेणु ने अंचल की समस्याओं को अपने साहित्य में स्थान दिया। इनकी रचनाएं इस अवधारणा को भी पुष्ट करती हैं कि भाषा की सार्थकता बोली के सहचर्यों में ही है। अब अगर हम बात करें पहलवान की ढोलक की, तो इसके नायक हैं लुट्टन। लुट्टन एक ऐसा पात्र है कि जिसके जीवन में बचपन से ही दुखों के पहाड़ टूट पड़े हों। 9 वर्ष की आयु में ही इनके माता पिता की मृत्यु हो जाती है। अब 9 वर्ष का बालक अभी तक इतना प्रौढ़ भी नहीं हुआ होता है कि वो अपनी जिम्मेवारियों को समझ सके। लेकिन उस समय एक प्रथा ये थी कि बच्चों की शादियां जो थी वो बचपन में ही हो जाती थी, अर्थात बाल विवाह की प्रथा थी।
तो लुटन की शादी भी हो चुकी थी। अतः माता पिता की मृत्यु के बाद इनका पालन पोषण इनकी सास ने ही किया। लुटन बचपन में गाय चराता, दारोशन दूध पीता और खूब व्यायाम कसरत किया करता था। उसे ये कसरत करने की धुन इसलिए सवार हुई थी क्योंकि गांव के लोग जो थे उसके सास को परेशान किया करते थे, तो उनसे बदला लेने की आकांक्षा से ही उसने कसरत की और एक बड़ा पहलवान बनकर वो उभरा। अब एक बार क्या होता है, श्यामनगर में दंगल का आयोजन होता है और लुटन सिंह पहलवान भी उस दंगल को देखने के लिए जाता है। दंगल में पंजाब से भी और बाहरी राज्यों से भी बहुत सारे पहलवान आया करते थे और पंजाब का एक पहलवान चांद सिंह अपने गुरु बादल सिंह के साथ उस दंगल में आता है। उसने अपनी उम्र के सभी पहलवानों को पछाड़कर शेर के बच्चे की उपाधि प्राप्त कर ली थी। चांद सिंह से भिड़ने की हिम्मत किसी पहलवान की ना थी। वह अजीब किलकारी बरता, अखाड़े में लंगोट घुमाकर अपने अपराजित होने की घोषणा करता था। ये चांद सिंह पहलवान जो है, श्यामनगर के राजा श्यामनंद भी उस अखाड़े में पहुंचते हैं उस दंगल को देखने के लिए। तो वो चांद सिंह को उसकी बहादुरी, उसकी कुश्ती को देखकर अपने दरबार में उसे राज पहलवान के रूप में सुशोभित करने की सोच ही रहे थे कि लुटन सिंह ने चांद सिंह को चुनौती दे दी कि मैं इसके साथ कुश्ती लड़ना चाहता हूं। मूलतः लुटन सिंह पहलवान नहीं था। बचपन में वो खूब कसरत करता था, दारोशन दूध पीता था, इससे उसका शरीर जो था गठीला हो गया था और वो अपने आप को पहलवान समझने लगा था। लेकिन मूलतः वो पहलवान था नहीं, ना कोई उसका गुरु था कि जिससे उसने पहलवानी के गुर सीखे हो, बल्कि वो ऐसे ही मेले में जाता है और चांद सिंह को देखकर उसका जो रक्त है वो उसे चैन से बैठने नहीं देता, वो उबाल लेने लगता है और वो भी उसके साथ कुश्ती लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। दर्शक जो है लुटन को पागल समझते हैं कि पागल है जो चांद सिंह से लड़ेगा। लेकिन कुश्ती प्रारंभ होते ही चांद सिंह बाज की तरह उस पर टूट पड़ता है। राजा साहब ने कुश्ती रुकवाई और लुटन को समझाने लगे कि तू इसके साथ कुश्ती ना लड़। लेकिन लुटन ने राजा साहब से कह दिया कि अगर आप मुझे इजाज़त नहीं देंगे तो मैं पत्थर पर अपना सिर मार मार कर मर जाऊंगा। लुटन को मैनेजर से लेकर सिपाहियों तक ने समझाया, लेकिन लुटन नहीं माना और राजा ने भी अंततः उसे कुश्ती करने की आज्ञा दे दी। भीड़ में भी अधीरता थी और पंजाब के जो पहलवान आए थे वो लुटन को गालियां दे रहे थे। चांद सिंह खड़ा मुस्कुरा रहा था। वो सोच रहा था कि कौन सा ऐसा पहलवान आ गया है ये लुटन सिंह जिससे मुझे कुश्ती करनी है। कुछ लोग लुटन को लड़ने की अनुमति देना चाहते थे। विवश राजा ने भी ऐसा ही किया। बाजे बजने लगे, ढोलक बजने लगे। चांद सिंह ने लुटन को कस कर दबा लिया। वह गर्दन पर कोहनी डालकर चित करने की कोशिश कर रहा था। दर्शक व चांद सिंह का गुरु बादल सिंह चांद सिंह को उत्साहित कर रहे थे। लुटन की आंखें बाहर निकल आई थी। उसकी सांस मानो रुके जा रही हो। ढोलक की आवाज जिसकी ताल पर वह अपनी शक्ति लगाता और दाम पेच की परीक्षा लेता। ढोल ने
दाक देना तरकट देना की आवाज दोहराई, जिसका अर्थ लुटन ने लगाया दाब काट बाहर हो जा। लुटन ने नीचे से निकलकर चांद सिंह की गर्दन दबा ली। ढोल ने चटाक धा कहा कि लुटन ने चांद सिंह को जमीन पर दे मारा। ढोलक ने दिना दिना दिक दिना की आवाज निकाली कि चांद सिंह को लुटन ने चारों खाने चित्त कर दिया। ढोलक ने दा घिड़दा अर्थात बाप बहादुर की ध्वनि की तो जनता ने मां दुर्गा की, महावीर जी की, राजा श्यामानंद की जय जयकार की। लुटन ने श्रद्धा पूर्वक ढोल को प्रणाम किया और राजा साहब को गोद में उठा लिया। राजा साहब ने लुटन को शाबाशी दी और लुटन को सदा के लिए अपने दरबार में राज पहलवान के रूप में सुशोभित कर लिया। पंजाबी पहलवान चांद सिंह के आंसू पहुंच रहे थे और दूसरी ओर राज पंडित व क्षत्रिय मैनेजर दबी जबान में लुटन की राज पहलवान के रूप में नियुक्ति का विरोध कर रहे थे। उनका तर्क था कि लुटन क्षत्रिय नहीं है। राजा ने तर्कों को खारिज कर दिया और लुटन के लिए सारी व्यवस्था कर दी। लुटन ने भी कुछ ही दिनों में सभी पहलवानों को आसमान दिखा दिया, जिनमें काला खां नाम का प्रसिद्ध पहलवान भी था। अब लुटन पहलवान जो है राजा के दरबार में 15 साल व्यतीत करता है। क्षेत्र के सभी पहलवान लुटन से हार चुके थे, अतः अब लुटन दर्शनीय जीव बनकर रह गया था। वह मेलों में घुटने तक लंबा चोगा पहने अस्त व्यस्त पगड़ी बांधकर मतवाले हाथी की तरह घूमता रहता था। हलवाई के आग्रह पर वह 2 सेर रसगुल्ले खा जाता, 8-10 पान एक बार में ही मुंह में रख लेता। वह बच्चों जैसे शौक करता, आंखों पर रंगीन अबरक का चश्मा पहनना, हाथों में खिलौनों को नचाना, मुख से पीतल की सीटी बजाना, हंसता हुआ लौटता। दंगल में उससे कोई लड़ने की हिम्मत नहीं करता था। यदि कोई लड़ना चाहता तो राजा साहब अनुमति नहीं देते थे। इस प्रकार 15 वर्ष बीत गए। उधर पहलवान की सास व पत्नी दोनों मर चुके थे। लुटन के 2 पुत्र थे, दोनों ही पहलवान। लड़कों को देखकर लोग कहते, वाह, बाप से भी बढ़कर निकलेंगे। दोनों ही लड़के राज दरबार के भावी पहलवान घोषित हो चुके थे। तीनों का भरण पोषण राज दरबार से ही हो रहा था। लुटन ने लड़कों से कहा, मेरा गुरु कोई आदमी नहीं, ढोल है। अतः अखाड़े में उतरने से पहले ढोल को प्रणाम करना। उसने लड़कों को पहलवानी के सब गुर सिखा दिए। उसके बाद कहानी में एकाएक एक मोड़ आता है, नया मोड़ आता है। राजा का स्वर्गवास हो जाता है। ये जो श्यामनगर के राजा श्यामानंद थे, इनकी मृत्यु हो जाती है और इनके सपुत्र जो राजकुमार हैं वो बलायत से लौटकर राजकाज अपने हाथ में ले लेते हैं और सारी व्यवस्था जब देखने लगते हैं और सारे जो राज खर्च हैं उनका विवरण मांगते हैं। जब वो पहलवान के ऊपर किया जाने वाला खर्च देखते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं। तो इसके बाद वो निश्चय करते हैं कि अब पहलवानों के राज पहलवान से के रूप से छुट्टी कर दी जाए। अतः तीनों बाप बेटे ढोल कंधे पर रखकर अपने गांव लौट आए। गांव वाले किसानों ने इनके लिए एक झोंपड़ी डाल दी, जहां ये गांव के नौजवानों व ग्वालों को कुश्ती सिखाने लगे। खाने पीने के खर्च की जिम्मेवारी गांव वालों ने ले ली थी, किंतु गांव वालों की व्यवस्था भी ज्यादा दिन तक ना चल सकी। अतः अब लुटन के पास कुश्ती सीखने के लिए ना तो गांव वाले आते और ना ही उसके खाने पीने का खर्च वो अपने ऊपर उठा पाते। अतः अब पहलवान जो था अपने पुत्रों को ही वो कुश्ती सिखा रहा था। उसके बाद उसके बेटे अपना भरण पोषण करने के लिए दिहाड़ी लगाने लगे, अर्थात दिन भर वो काम काज करते, कमा कर लाते और उससे पेट भरने का उनका जुगाड़ होता। इसके बाद क्या है, गांव में अचानक बीमारी फैल जाती है, गांव पर भयानक संकट आता है। पहले सूखा पड़ा हुआ था जिससे अन्न की कमी हुई
और फिर मलेरिया और हाजे का आक्रमण हुआ। गांव में घर के घर खाली हो गए। प्रतिदिन 2-3 मौतें होने लगी। लोग एक दूसरे को ढाढ़स बंधाते। सूर्यास्त होते ही वे घरों में घुस जाते। सब चुप रहते। ऐसे में केवल पहलवान की ढोलक बजती थी। गांव के अर्धमृत औषधि उपचार पथ्य विहीन प्राणियों में ढोलक की आवाज संजीवनी शक्ति भरती थी। ऐसी स्थिति में एक दिन पहलवान के दोनों बेटे भी चल बसे। एक लंबी सांस लेकर लुटन ने कहा, दोनों बहादुर गिर पड़े। उस दिन लुटन ने राजा साहब द्वारा दी गई रेशमी जांघिया पहनी, शरीर में मिट्टी मलकर कसरत की और फिर दोनों पुत्रों को कंधे पर लादकर नदी में बहाए। क्योंकि इतनी मौतें उस गांव में हो रही थी कि जलाने के लिए लकड़ी मिलना भी मुश्किल हो रहा था और लोग हर दिन जो थे वो लाशों को जला रहे थे। तो ऐसे में पहलवान ने सोचा कि क्यों न मैं अपने पुत्रों को नदी में ही बहाऊं। उसने नदी के जल में ही अपने पुत्रों को बहा दिया। इस घटना से गांव वालों की भी हिम्मत टूट गई। 4-5 दिन तक, जब तक वो पहलवान जीवित रहा, लुटन सिंह रात को ढोलक बजाता, जिससे गांव वालों को उस बीमारी से लड़ने की हिम्मत उनके अंदर पैदा हो। एक दिन उसके शिष्यों ने भी देखा कि ढोल नहीं बज रही है और उन्होंने जाकर देखा तो पहलवान चित पड़ा हुआ है। शिष्यों ने बताया कि उनके गुरु की इच्छा थी कि उसके शरीर को चिता पर पेट के बल लटाया जाए, पीठ के बल न लटाया जाए, क्योंकि उसकी पीठ दंगल में कभी कोई लगा नहीं पाया है। तो अतः अंतिम समय में भी उसे चिता पर पेट के बल ही लौटाया जाए और उस समय ढोल अवश्य बजाया जाए। तो इस ढंग से जो गांव के लोग थे उनको उस रात के अंधकार और भयानक सन्नाटा जो था, जब आकाश में तारे चमक रहे होते थे और इसके अतिरिक्त प्रकाश, आशा, उम्मीद की कोई किरण उनके सामने दिखाई नहीं देती थी, क्योंकि रात्रि अमावस्या की तरह थी। जंगल से गिदड़वालियों पुलमों की डरावनी आवाजें जो थी वातावरण की निस्तब्धता को यदा कदा भंग करती थी। झोंपड़ियों में पड़े मरीज हरे राम हे भगवान की टेर लगाया करते थे। बच्चों के निर्बल कंठों से माँ माँ की चीत्कार के साथ रोने की आवाजें सुनाई देती थी। कुत्ते जाड़े के कारण राख के ढेरी पर शरीर को सिकोड़ कर पड़े थे। जब वे रोते थे तो वातावरण में दहशत फैल जाती थी। रात्रि के इस भयानक वातावरण में भी लुटन पहलवान की ढोलक निरंतर बजती रहती थी। दिन हो या रात, ढोलक की आवाज चटधा घिड़धा अर्थात आजा बिड़ जा, आजा बिड़ जा। बीच बीच में चटाक चटधा, चटाक चटधा यानी उठा पटक दे। ये आवाज मृतक जैसे गांव में संजीवनी शक्ति भरती थी और जिले भर के लोग लुटन पहलवान के नाम से परिचित थे। कहने का तात्पर्य यह है कि लुटन पहलवान जो था वो बिना गुरु की एक बहुत बड़ा पहलवान बना। ढोलक को उसने गुरु माना और जब दंगल में ढोलक बजता तो मानो उसे वो निर्देश देता हो कि तू इस ढंग से दाव काट, इस ढंग से कुश्ती कर। और अंततः उसने सभी जो उस दौर के पहलवान थे, नामी पहलवान थे, सबको ही उसने पटकनी दे डाली थी। बादल सिंह के चेले चांद सिंह को और उस वक्त का एक नामी पहलवान था काले खां, उसको भी उसने पटकनी दे डाली थी। इसी कारण लुटन जो था वो राज पहलवान बना। तो ये जो ग्रामांचल की कहानी है, जिसमें एक सामान्य से गांव के व्यक्ति लुटन सिंह को फणीश्वर नाथ रेणु ने अपनी कहानी का नायक बनाया, तो इस ढंग से ये कहानी जो है यही समाप्त होती है।
धन्यवाद। Like a Hellcat.